वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने बताया है वो बताया है एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स के बारे में। क्योंकि साइकोसिस का सबसे कॉमन टाइप क्या माना जाता है? सिजोफ्रेनिया। इसमें बेटा कॉमनली क्या होता है? सिजोफ्रेनिया को ही क्या बोलते हैं? साइकोसिस या साइकोसिस को ही क्या बोलते हैं हम? सिजोफ्रेनिया। बेटा जहां-जहां आपकी बुक में साइकोसिस दिया गया है, एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया गया है, एक्चुअली बेटा आपको समझना है वो किसकी बात कर रहे हैं? एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग। बेटा आपकी बुक में जहां-जहां उन्होंने क्या दिया है? एंटीसाइकोटिक, वो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग की बात कर रहे हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग मतलब जो इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है सिजोफ्रेनिया। अच्छा अरे वहाँ पीछे सुना ही नहीं। बेटा this is the most prominent type of psychosis. Schizophrenia में तो this is the most prominent type of psychosis. This is the most prominent type of psychosis. Psychosis का सबसे common type है। This is the most prominent type of psychosis. सिजोफ्रेनिया को बोला जाता है सबसे कॉमन टाइप, सबसे प्रोमिनेंट टाइप है। देखो 0.5 नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा 0.5 to 1%, 0.5 to 1% of entire world population, 0.5 to 1% of entire world population, entire world population is affected with 0.5 to 1% of entire world population is affected with schizophrenia. बेटा आपको देखने में बहुत कम परसेंट लग रहा होगा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ल्ड पॉपुलेशन। और बेटा जब वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो 1% भी एक बहुत बड़ा परसेंट माना जाता है। मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा परसेंट, अगर 1% की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट एक ऐसा है जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें बेटा आपको समझना है जो आगे तक आपको काम में आएगी। कि सिजोफ्रेनिया अगर किसी को हुआ है और शुरुआत में या सही समय में पता चल जाए तो कुछ मेडिकेशन के साथ में वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मोर देन 25% जो रहते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, सिजोफ्रेनिक जो रहते हैं। और जिनमें से अधिकतर जो सिजोफ्रेनिक रहते हैं वो शुरुआती पहले साल में ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब कारण समझना बेटा, ध्यान समझना। आपको एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई आके बोलता है कि वहां कोई नहीं है। अब ये चीज बड़ी डिस्टर्बिंग है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आप उसमें बिलीव करते हो, लेकिन कोई आपसे बोलता है कि जिससे तुम बातें कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इनसाइड एब्सेंट मतलब पेशेंट क्या मानने को तैयार नहीं रहता है कि वो बीमार है। और बेटा आप जब बार-बार बोलेंगे उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे तो कई बार वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केस बेटा मैंने क्या बोला, लगभग 25% से ज्यादा सुसाइड कमिट कर लेते हैं और उनमें से भी 50% से ज्यादा कब कर लेते हैं? शुरुआती 6 महीने 1 साल में। मतलब जितना इलाज इसका चलना चाहिए, मतलब साल भर 1.5 साल 2 साल जो इलाज चलना चाहिए उतना इलाज चल ही नहीं पाता। प्रैक्टिकली समझो बेटा, आपको याद क्या रखना है जो हमारी बुक में साइकोसिस नाम से बताया है, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो आपके सिलेबस में चैप्टर है वो एक्चुअली कौन सा है बेटा? एंटी सिजोफ्रेनिया। सबसे कॉमन टाइप जो साइकोसिस का माना जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट सिम्पटम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिम्पटम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। बेटा ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ये बुक में है एक्सप्लेन, उन्होंने लोगों ने नहीं किया है। इस आधार की पूरी कैटेगरी और इसका ट्रीटमेंट बना दिया। 2 तरह के सिम्पटम्स है यहाँ पे।
पहला है पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। पहला है पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब समझना, ये कंपैरेटिवली लेस डेंजरस है। पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में क्या बोला जाता है? दीज आर लेस डेंजरस, ये उतने खतरनाक नहीं है। और जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स हैं, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, उनसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, लेस डेंजरस and can be treated with conventional antipsychotic। जहां बेटा कन्वेंशनल आपने लिखा है, साथ में वही क्या लिख लो, कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं हम? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल बेटा जो पुराने वाले एंटीसाइकोटिक्स हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, जो शुरुआत से यूज होते हुए एंटीसाइकोटिक्स हैं, उनसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पॉजिटिव से क्या याद रखना है बेटा? पॉजिटिव से क्या, देखो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सेमेस्टर की अगर बात करें तो, क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक्स एंड कोई भी ड्रग दे देंगे, इसके बारे में आप डिटेल कोई उसका मैकेनिज्म एक्शन को आपको दे देंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है बेटा साइकोसिस क्या होता है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। सिम्टम्स बेटा इसी के आधार पे क्लासिफिकेशन बना, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स। बेटा पॉजिटिव शब्द यहां पर इसलिए क्या यूज किया गया कि इतने डेंजरस ये नहीं, ठीक है। अब पॉजिटिव सिम्टम्स का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला hallucinations। hallucinations मतलब बेटा कुछ भ्रम हो जाता है। hallucination का मतलब क्या होता है? भ्रम हो जाता है। आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसको भूत बोल सकते हो, प्रेत बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पागल का जो भी बोलना चाहे, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, उससे आप बातें कर रहे हैं, ठीक है। hallucinations मतलब क्या हो जाना, कुछ, ठीक है। दूसरा आता है इसमें delusion। delusion का मतलब क्या होता है? false belief without outside stimulation। false belief without outside stimulation। false belief without outside stimulation, बिना किसी स्टिमुलेशन के, आउटसाइड स्टिमुलेशन के आपको क्या हो गया? एक फॉल्स बिलीफ हो गया, ठीक है। जैसे बहुत कॉमन दो बिलीफ बेटा यहां पर बैठे हैं। एक होता है डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्यूर, और दूसरा होता है डेल्यूशन ऑफ persecution। पहला हो गया डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्यूर, दूसरा है डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्यूर बेटा इसमें ग्रैंड से आपको याद रखना है, सामने वाले को लगता है वो बहुत पावरफुल, मेरे अंदर देवीय शक्तियां हैं, या फिर मैं राजा हूं, बाकी सब मेरी प्रजा है। मतलब वो आपके सामने से निकल गया और फिर लौट के आया और आपको गालियां देने लगा, महाराज को तुमने सलाम क्यों नहीं किया, बादशाह को तुमने सलाम क्यों नहीं किया, मेरी राज्य में होते हुए तुमने मेरे आगे सर कैसे उठाया। मतलब कुछ भी ऐसा बिलीफ हो जाना जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। और कैसा बिलीफ होना बेटा? ग्रैंड्यूर मतलब पावरफुल होने का, या इस तरह का बिलीफ हो जाना कि
पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, जैसे आप गए तो हो सकता है आपने चेक से आपको 10 लाख रुपए का चेक दे रखो ऐश करो, जबकि अकाउंट में 2 रुपए भी नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पैसे वाला हो सकता है, कोट पहन के बढ़िया घूम रहा हो। कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि आदमी बहुत बढ़िया अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर घूम रहा है, हाथ में चेक बुक लेके घूम रहा है, बहुत सारे लोगों को चेक दे भी थी, जबकि उसमें क्या नहीं है, पैसा नहीं, घर वाले परेशान। दैट इज डेल्यूशन ऑफ क्रेडिट, डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन में क्या लगता है बेटा पेशेंट को, हर कोई इसके खिलाफ, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट हिम। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करते समय आपकी तरफ देख लिया, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करते समय आपकी तरफ देख लिया, तो आपको लग रहा है पक्का मेरी बुराई कर रहे हैं, हर कोई मेरे खिलाफ है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, परेशान कर रहे हैं। आपके पास एक कॉल आया और वो रॉन्ग नंबर था और आपको ये लग रहा है जरूर गवर्नमेंट एजेंसी मेरे पीछे पड़ी, तो मेरा फोन टेप कर रही, वो चाह रही है कि मैं देश का भला ना करूं। मतलब कुछ ऐसा बिलीफ हो जाना कि जिन लोगों से भी वो मिलता है, और बेटा कई बार ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इस चक्कर में आपने कई लोग सुने होंगे कि वो किसी को मार डालते हैं, तो क्यों मारा, ये मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना करता था, जबकि वो सच्चाई नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, किसी औरत को 8-10 लोगों ने मिलकर मार दिया, बोल दिया कि गायन थी। कई बार बेटा आम लोगों में इस तरह के बिलीफ डेवलप हो जाते हैं बार जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब क्या हो गया बेटा, पावरफुल होने का डेल्यूशन क्या हो गया, परसिक्यूशन मतलब एवरीबॉडी इज अगेंस्ट मी, एवरीबॉडी, हर कोई मेरे खिलाफ है, हर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस तरह का डेल्यूशन। हेलुसिनेशन मतलब बेटा कुछ ऐसा दिखाई देना, डेल्यूशन मतलब ऐसा भ्रम हो जाना कि अपने आप में कुछ सोचने लगना। और तीसरा बड़ा कॉमन है इसमें, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से बात कर लेना इसको, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस। Disorganized thought process। कई बार बच्चे बेटा मुझे बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बेटा टाइम मैनेजमेंट अपने आप एक मिथ है। यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। आपको टाइम को मैनेज नहीं करना है, किसको मैनेज करना है, अपने आप को। बेटा बहुत पहले अगर आप लोगों को पता हो तो गांगुली को, सौरव गांगुली को 1989 में एक बार टीम में लिया गया और उसके कुछ महीनों बाद टीम से निकाल दिया, और ये बोल के निकाला गया है कि इतना गया बिता आदमी है कि ये नीचे डायरी नहीं लगाता क्योंकि कपड़े गंदे हो जाएंगे, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और उसके बाद 7 साल तक उसको टीम में नहीं लिया गया। 96 में भारत वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और इंग्लैंड दौरे पे उसको लिया गया और उसे पता था ये आखिरी मौका। उसने एक कागज में 3 लाइन लिखी। पहली लाइन थी, अपनी सोच को अनुशासित करना सीख लिया तो पाओगे सब कुछ अनुशासित ढंग से चल रहा है। दूसरी लाइन लिखी थी, कोई सपना देखो उसमें यकीन रखो सच होगा। तीसरी लाइन लिखी थी कि जब तुम खुद का सम्मान करते हो तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करती है। और वो जो दौरा था बेटा वो टर्निंग पॉइंट हुआ उसके। इंग्लैंड में जाके पहले मैच में शतक मारना, दूसरे मैच में शतक मारना, इस तरह की पिचेस वहां पे थी और सब कुछ उसके बाद बदल गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, पहली लाइन, अगर आपने अपनी सोच को अनुशासित कर लिया तो पाओगे सब कुछ अनुशासित ढंग से चलना। मतलब आपको सब कुछ, लोगों को डिसिप्लिन नहीं करना है, किसको डिसिप्लिन करना है, केवल सोच को। बेटा हम वही करते हैं जो पहले हम सोचते हैं। सिंपल सी बात, बेटा मैंने आपसे बोला यहां से जाके पढ़ाई करना है, पहली चीज दिमाग में क्या आई? सिंपल है, ये है जो आप देख रहे हैं इमेज, आप उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बेटा जब मैं एमकॉम कर रहा था तो पर डे 5 से 6 घंटे पढ़ता था।
पढ़ बीकॉम में बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन एमकॉम में मेरा पढ़े। अब दिन भर कॉलेज में रहता था, प्रोजेक्ट वर्क चलते थे, प्रैक्टिकल चलता था, और जब कॉलेज बस में बैठता था तो बाकी सब लोग यार बहुत हो गया, और मैं भी उतना ही थका हुआ रहता, मैं आंखें बंद करता था और इमेजिन करता था मैं घर पहुंचा, मैंने घर पहुंच के नहाया, चाय पी, उसके बाद मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं फिर पढ़ने बैठ गया। ये मैं कहाँ इमेजिन कर रहा हूँ? कॉलेज बस में बैठ। और जब मैं उसको इमेजिन करता तो धीरे धीरे वो फॉलो होने लगी। मेरे पार्टनर बोलते थे पाठक जी पागल हो जाओगे, कितना पढ़ते हो, टॉप करना है क्या, कमेंट करते थे, लेकिन सच में मैं टॉप नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली मैं उस समय केवल पढ़ना चाहता। तो जब आपके दिमाग में आउटकम नहीं होता है, जब आपके दिमाग में रिजल्ट नहीं होता है, आप बेहतर तरीके से काम करें। एक क्रिकेटर से पूछो क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वो बोलता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो जब आप इन चीजों को करते हैं, बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम सोचते हैं, थॉट्स, और हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज हैं, मतलब हम भी कैसे चलते हैं, ऑर्गेनाइज। अब ध्यान सिंपल से एग्जांपल समझना बेटा, आप यहाँ कोचिंग पे आए, अब मान लो बेटा मैंने आपको सुबह सुबह बुला दिया किसी दिन, मैंने बोला सुबह 8 बजे आना है, संडे के दिन। आप कोचिंग से आप आए, तैयार हुए, नहाए हुए, तैयार हुए, यहाँ पे यहाँ बीच में कहीं नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप यहाँ आके यहाँ पे कोचिंग में बैठ गए और पढ़ने लगे, ये हो गया, ठीक है। ये मतलब क्या बेटा, पहले आपने सोचा कि मुझे क्या क्या करना है, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज थे, उसके बाद आपने यहाँ पे आके पढ़ना स्टार्ट। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस। आप उठे, सो के उठे, किताब उठाई और निकल गए, रास्ते में देखा कि नल चल रहा था, नहाया नहीं मैंने, उसके नीचे बैठ गए, वही नहाने लगे। आगे थोड़ी देर बाद आपको याद आया ब्रश भी तो नहीं किया, ब्रश करने लगे वही। फिर थोड़ी देर बाद आके बिल्कुल गीले कपड़ों में यहाँ पे आके बैठ गए, नाश्ता नहीं किया मैंने, गए सामने से नाश्ता लेके आए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नाश्ता कर। अब सारे काम आपने किए जो पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन पहले काम में क्या कर बेटा, ऑर्गेनाइज क्या नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं बेटा। ये बड़ा कॉमन रहता है कि आदमी ऑर्गेनाइज रहता है, अचानक से ऐसा, ये तो मैं रह गया, अचानक से क्लिक करता है और उसको क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है। चीजें क्या नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस। तो बेटा ये 3 मेन सिम्टम्स माने जाते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, लेकिन इनमें सबसे अच्छी चीज ये है बेटा कि इनमें अधिकतर आदमी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, पॉजिटिव। अब जो डेंजरस है वो कौन से सिम्टम्स हैं, नेगेटिव। डेंजरस है वो कौन से सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। देखो बेटा, मोर डेंजरस next point is do not respond typical antipsychotics. Do not respond typical antipsychotic. Do not respond typical antipsychotic. तो इनका treated with unconventional or typical antipsychotics. Treated with atypical antipsychotics. बेटा आपके क्लासिफिकेशन में उन्होंने एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया है और वो समझाया नहीं है। उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, टिपिकल और अटिपिकल। तो बेटा अब आपको याद रखना है, टिपिकल मतलब किसके लिए यूज किया जाएगा, पॉजिटिव, और अटिपिकल मतलब किसके लिए यूज किया जाएगा, जो स्पेशली बनाए ही किसके लिए गए हैं, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मोर डेंजरस, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मोर डेंजरस, ये ज्यादा खतरनाक, ठीक है। अब नेगेटिव सिम्टम्स के एग्जांपल लिखो बेटा, सोशल विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल, decrease mental capacity,
decrease mental capacity, loss of speech, social withdrawal। आदमी को बिल्कुल मतलब नहीं रहता है कि समाज के लिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। उसके हिसाब से अगर लोगों को मारना अच्छा है तो उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। इमोशनल विड्रॉवल, बेटा कई आपने ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा कि वो 6 महीने के बच्चे से लेके 10 साल के बच्चे या 100 साल के आदमी को भी मार सकते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि छोटा सा बच्चा है, उनके अंदर क्या नहीं है, नॉर्मल लोगों जैसे क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है, अचानक से चुप हो जाते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे गए बेटा बिल्कुल चुपचाप है, आप उनसे बात कर रहे हो कोई जवाब नहीं दे रहे, फिर आपने उनसे बात की कोई जवाब नहीं दे रहे, जब आपने ज्यादा बात करने की कोशिश की उठ के चाटा मार दिया, कैसे हो गए, वायलेंट हो गए और फिर जाके वैसे बैठते जैसे बैठे। लॉस ऑफ स्पीच, डिक्रीज मेंटल कैपेसिटी, मतलब आपको सीधा साधा समझ में आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर बेटा नेगेटिव सिम्टम्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसको रब कर दीजिए तुम। एटिपिकल क्या होता है? एटिपिकल ट्रीटेड विथ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये टिपिकल होता क्या है? ये तो टिपिकल हो गया। बहुत है। दिखा लगे साईं बाबा लाइटिंग थोड़ा तेज कर लीजिए, मस्त लीजिए मैंने हो जाए। पीछे पढ़ाई अच्छी होती है, पीछे पढ़ाई बड़ी होती है इसलिए चला पीछे में बैठा तो आवाज़ नहीं आ पीछे स्पीकर लगा था। स्पीकर लगा तुम्हारे हरियाली नीचे रूम पर हरियाली हरियाली ये सब छोड़ा हरियाली तुम यहाँ बैठे जहाँ मन घर बैठा नहीं। लाइट बंद करो। भैया यार हम कुछ करें। भैया लाइट अभी एक लाइट पड़ रही है, इसको बंद कर। तीन कहाँ से जैक के मैंने तो यार सर में भी लगा रहे हैं। इसको बड़ा कर दिया बड़ा अरे 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 कहा थी मुँह मदाई थे। अब पिक्चर लगा दी बड़ी भी है छोटे भी है। यस कौन सा राणा है? सुभाष राणा क्या नाम है? तेज करिए थोड़ा तेज करिए सर। पिक्चर लगा दीजिए, पिक्चर बड़े हुए कुछ बोल रहा है। संघर्ष पिक्चर गया, पिक्चर दिखा जाए क्या? संघर्ष तब देख कर रहा है।
आप देखें तो इसको जो यहाँ पर दिखाया गया है डिक्रीज मेंटल कैपेसिटी, उसे लगता है कि बच्चों की बलि दे रहा है तो उससे वो अमर हो जाए। उससे कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई इतना कंविंस्ड है अपनी सोच में कि आप देखेंगे कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उससे लग रहा है कि वो कोई महान काम कर रहा है, उससे लग रहा है कि आप उसको ये काम करने से क्यों रोक रहे हैं। कोई छोटे छोटे बच्चों की बलि देना उसके हिसाब से इतना कन्विंस्ड है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये क्यों बेटा? क्योंकि अपनी सोच में वो काली माता से बात करता है और उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो माता माँ के कहने पे वो कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तेज करिए, वॉल्यूम थोड़ा तेज करिए। ऐसा नहीं बोलते हैं, कोचिंग करेंगे। खुद बोल के मुझे हाँ हाँ देखने आए सब। अपरिचित है क्या हो? अपरिचित है यार। अपरिचित है यार। अभी जगह पेड़ ना पानी पी लो पानी। चाय पिया यार मारेगा। एक टिक में करिए। सर का पेड़ लाल हो गया इस बार। LSD ले ली। गुस्सा कम कर। अरे यार, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि एक आदमी के अंदर कई पर्सनैलिटी, और अगर एक पर्सनैलिटी ने कुछ सेकंड पहले ही उसको मारा तो इसके बारे में दूसरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी याद नहीं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक आदमी ने अगर किसी को मारा है तो उसके बारे में दूसरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल याद नहीं। बेसिक मैंने बताया था बेटा, क्योंकि क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर? हिप्पोकैम्पस। क्या इन्वॉल्व है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस अगर अफेक्टेड होगा तो एक पर्सनैलिटी कुछ भी कर रही है उसके बारे में दूसरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। दोनों ही जगह आपने क्या दिया बेटा? वायलेंट बिहेवियर। सर हाँ? मान लीजिए उसकी वीडियो दिखा देंगे उसी को, तो फिर जैसे उसने दूसरी पर्सनालिटी अपनी दिखाई। वो सारी चीजें मानेगा, लेकिन उससे एक उसके अंदर कितनी पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी। जैसे बेटा आप अगर वीडियो दिखा रहे हो तो कौन सी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो? एक आदमी के अंदर अगर 3 पर्सनैलिटी है तो आप अगर वीडियो दिखा रहे हो तो कौन सी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो? सर रियल पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, मान लीजिए जो उसका हो सकता है उसी दौरान दूसरी पर्सनैलिटी आ जाए। तुमको पहले लगेगा। कोई लिमिट नहीं है सर कि 2 ही आएंगे या 3 आएंगे। बेटा जितना ज्यादा ब्रेन डिस्टर्ब होता जाता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी आती जाती है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है बचपन कैसा बीता है। बचपन अगर स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहा है या फिर बहुत ज्यादा, ये खासकर अगर बचपन के बाद अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 19 तक की एज जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस दौरान आप किस तरह से रहे हैं, आपने कितना अपने आप को सप्रेस करके रखा है। एक तो बचपन वाली एज जहां पे लगातार किसी से नेगेटिव बोला गया। जैसे तीसरा जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला था वॉयलेंट बिहेवियर वाला, तो भाई, सगे भाई अभय और विजय जुड़वा भाई साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी माँ एक्सपायर हो जाती है और
अभय को रहना पड़ता है सौतेली माँ के साथ और विजय रहता है मामा के साथ। तो ये कौन नेगेटिव एनवायरनमेंट में है? सौतेली वाली। अभय। कौन नेगेटिव एनवायरनमेंट है? अभय। और उसकी पर्सनैलिटी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होती है और वहां पर नेगेटिव सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं और उसको प्रॉपर हेलुसिनेशंस वहां पे दिखते हैं। अब उसको क्या दिखती है बेटा? अपनी माँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार किसको कर रहा है? वो माँ। तो उसको अपनी माँ दिख रही है, वो डॉक्टर दिख रहा है जो उसका इलाज करता था जेल में, और बहुत सारे लोग जो उसके लाइफ में है वो उसके हेलुसिनेशंस के फॉर्म में उसके सामने आते हैं। अरे वाह, मेंटेन नहीं का। बहुत अहमद है इतने यार। ये हाथों से है। मर गया तो वो मारा मान लो। थोड़ी देर पहले जिसके साथ वो डांस कर रहा था उसने उसको मार डाला क्योंकि उस लड़की ने उसको ड्रग्स दिया था, अनकंट्रोल हो गए। अब जब उससे थोड़ा सा होश आ रहा है वो खुद अब आप हेलुसिनेशन का एग्जांपल देखो। डॉक्टर है, सुना ही नहीं था। तो कह रहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, माँ से बात करना चाहता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल कहाँ से लाते हैं? क्या वो इसमें कि वो भूल गया। अरे वाह, मेरे वाले ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स बेटा आप लोगों ने देखा, सबसे डेंजरस है वॉयलेंट बिहेवियर। मतलब अगर वो सामने वाले को नहीं मारेगा तो खुद को मारेगा।
और इसी कारण से क्या डेवलप हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी। बेटा डेंजरस होता है किसको ट्रीट करना, नेगेटिव। बेटा जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वहां कौन काम नहीं करता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक कहां काम नहीं करते, नेगेटिव साइड का काम कर सकते बेटा, पॉजिटिव साइड काम कर सकते। नेक्स्ट है बेटा कॉजेस ऑफ schizophrenia, causes of schizophrenia। पहली लाइन लिख लो बेटा, causes of schizophrenia, जहां आपने लिखा है पहली लाइन क्या लिखोगे, still not clear। क्या लिखोगे, still not clear, अभी तक ये क्लियर नहीं है। Causes of schizophrenia में पहली लाइन क्या लिखोगे, still not clear। मतलब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो सब क्या है बेटा, हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी, कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। जब आपको क्लियर नहीं होता है बेटा, जब भी हम बात करते हैं कि क्लियर नहीं है कारण, जब कारण क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां हो जाती है, हम ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाते। तो अभी जितने भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है स्किज़ोफ्रेनिया के, जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी बुक में है, वो केवल किसके ऊपर बेस्ड है, हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। तो बेटा पहला कॉज जो हाइपोथेसिस के हिसाब से बोला गया है वो है जेनेटिक। ये हाइपोथेसिस बोलती है कि फैमिली में दादा परदादा कहीं पर भी अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिक रहा है तो कहीं ना कहीं उस फैमिली में आगे भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही एक, जैसे मान लो बेटा एक आदमी के पिताजी स्किज़ोफ्रेनिक है और उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल आपको दिख रहा है, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि आगे हो सकता है वो या उनका आगे लड़का क्या हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिक। कोई ना कोई पॉसिबल जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस आते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसलिए बेटा आपने देखा होगा आज भी गांव में क्या करते हैं, शादी से पहले जब किसी को उस परिवार में शादी कर रहे हैं तो वो बोलते हैं अरे यार उस परिवार को पागल है, नहीं करनी शादी। तो कई लोग बोलते हैं अरे उनसे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उनकी लड़की से कर रहे हैं या लड़के से कर रहे हैं, बोलते नहीं करनी। मतलब उनका दिमाग कहाँ दौड़ता है कि यार इस परिवार में कहीं कोई ऐसा है तो आगे भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो बेटा possible genetic predisposition, possible genetic predisposition, possible genetic predisposition on chromosome 6, 8 and 22, chromosome number 6, 8 and 22 may carry codes which causes schizophrenia। मतलब पिता से बेटे में या दादा से पोते में ये तीन जो पॉसिबल क्रोमोसोम है ये वो कोड लेके आते हैं जो क्या कॉज करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करते हैं। और भी बेटा चीजें अंदर रिसर्च है जो मैं आपको अभी और डिटेल में नहीं बता सकता। उनमें से एक ये माना गया है कि हिप्पोकैम्पस की साइज कम होती है। जैसे मान लो बेटा किसी की पिता को स्किज़ोफ्रेनिया है और उसका लड़का बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी हिप्पोकैम्पस की साइज छोटी गई, मतलब आगे इस फैमिली में भी क्या होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई बेटा कि जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जो ब्लड रिलेटिव हैं जितने भी, उनमें जो ग्रे मैटर है उसका अमाउंट नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में क्या पाएगा, कम पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है बेटा लेकिन अभी तक किसी कंप्लीट एविडेंस पे वो नहीं पहुंचे।
आपको फिलहाल क्या याद रखना है कि जेनेटिक कॉज एक कॉज हो सकता है किसका, सिजोफ्रेनिक। दूसरा बेटा जो अभी हमने वीडियो में देखा, मैंने आपको एग्जांपल बताया अभय और विजय। अभय सिजोफ्रेनिक क्यों हुआ, कैसे एनवायरनमेंट में रहा, नेगेटिव। बेटा दूसरा बोलते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट, और खासकर वो बोलते हैं कि अगर स्ट्रेसफुल बचपन बीता है, हाई स्ट्रेस कंडीशन में अगर रहा है कोई, तो उसमें सिजोफ्रेनिक होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर कोई हाईली स्ट्रेस कंडीशन में रहा, बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, एनवायरनमेंट बस लिखा है, एनवायरनमेंट। दुनिया में उन देशों में सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स की संख्या ज्यादा है जो फाइनेंशियली वेल है, मतलब जो अच्छे खासे। अगर भारत में भी आप देखें तो भारत में सबसे कम पेशेंट सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के कहां पर है, गांव में। और भारत में भी कंपैरेटिवली कहां पर ज्यादा है, शहरों में। अब इसका कारण साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब आप एक हायर सोसाइटी में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखने का या बनने का आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, जो आपको बाकी लोगों से क्या बना सकता है, अलग। आज भी गांव में लोगों की लाइफ बड़ी नॉर्मल और बड़ी आसान है। शाम के टाइम खाना खा पी के बैठ जाएंगे 8-10 लोग, बढ़िया बैठ के बातें कर रहे हैं। यहां बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लाइफ अलग तरीके की, आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, बड़ी मुश्किल से वो भी क्योंकि मेंटेन करना है। पड़ोसी क्या जो है तो कम से कम उतना नहीं, उससे थोड़े आसपास ही क्या मेंटेन करना है। तो इस तरह की चीजें वो बोलते हैं कि, और सिस्टम बेटा आज भी अगर एक पर रिसर्च की जाए तो न्यूक्लियर फैमिली में सिजोफ्रेनिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या डिप्रेशन के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा। और जो कंबाइंड फैमिली है उनमें चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, कारण आप समझते बेटा कि कंबाइंड फैमिली में क्या होता है, कंबाइंड फैमिली में आदमी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उलझा हुआ रहता है आदमी, मतलब अपना वो रहता है, एक दूसरे से चीजें बांट लेता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हो सकता है कि एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं होगा। और आज एक बहुत बड़ा कारण क्या होगा बेटा इस तरह की मानसिक बीमारियों का, मोबाइल। एक घर में अगर 3 लोग रह रहे हैं, तीनों साथ में बैठे, तीनों अपना मोबाइल चला रहे हैं, मतलब आपको साथ में बैठ के भी बात करने का आपके पास समय नहीं है। तो एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉज है। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है डिजीज, खासकर लिखने में बेटा इसमें वायरल डिजीज। वायरल डिजीज से बेटा कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको इन्फ्लुएंजा वायरस से वो इन्फेक्टेड हुई, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें सिजोफ्रेनिक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अभी कोविड के बाद से ये देखा गया है कि कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चे पैदा हुए जिनमें माँ को जो वायरस से इन्फेक्टेड थी, उनके जो बच्चे बाकी नॉर्मल है, लेकिन कुछ ना कुछ बिहेवियर उनके कैसे हैं, एब्नॉर्मल। उनके लिए वर्ड यूज किया जाने लगा कोविड चाइल्ड। ये कोविड के दौरान पैदा हुआ है तो ये थोड़ा सा अलग है, कोविड चाइल्ड वर्ड यूज करने लगे इसके लिए। तो कोई डिजीज ऐसा जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया गया हो और उसने ब्रेन को अफेक्ट किया, जैसे बेटा अगर किसी को बुखार आता है तो एक अच्छा डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि बुखार का ट्रीटमेंट बाद में करते रहना, सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर आपको कम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हमेशा बोलेगा कुछ नहीं तो पानी, ठंडे पानी की बटनी रखो। बेटा यहाँ भोपाल में एक डॉक्टर है, अगर आपका नाम सुना हो, राहुल अग्रवाल, एक बहुत फेमस है, बहुत जबरदस्त डॉक्टर है बच्चों के, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बच्चा आता है, बहुत तेज बुखार है, सबसे पहले उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं। 4-4 5-5 महीने के बच्चे ऐसे सिंक लगे हुए होते हैं। अब हमारे यहाँ उल्टा ही, बुखार है आज नहाना नहीं, और तो आदमी बिल्कुल एक्सट्रीम में चला जाता है। पेशेंट गया डॉक्टर के पास, सर 2 साल पहले आया था, मुझे बुखार हुआ था। हाँ, तब आपने बोला था नहाना नहीं है। तो बोलो ये पूछने आया था, नहा ले। तो सबसे पहले आपको बॉडी टेम्परेचर कम करना है, क्योंकि बेटा अगर बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो ब्रेन के प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकते हैं और वो भी क्या कॉज कर सकते हैं, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो कई तरह की मानसिक बीमारियों का कारण हो सकता है अगर डिजीज को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आज
आपका ट्रीटमेंट या आपको बुक में जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो इसके ऊपर दिया गया है। देखो, हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हाइपोथेसिस बोलती है कि ब्रेन में किसी केमिकल का लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, सिजोफ्रेनिया। और बेटा इसके बारे में पिछले क्लास में बताया था मैंने, कौन सा केमिकल, डोपामिन। केमिकल डोपामिन सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस मानी जाती है और जितने भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है इसी हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं। लिख लो बेटा, डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया क्या था बेटा, सिस्टम कौन सा था, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में किसका लेवल बढ़ गया, डोपामिन का। कौन करेगा, सिजोफ्रेनिया। लिख लो बेटा, डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी, डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी, डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी in limbic system, overactivity in limbic system, dopaminergic overactivity in limbic system may cause schizophrenia। सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस मानी जाती है बेटा, और लगभग 90% आपके ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग इसी हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ब्रेन में किसका लेवल बढ़ गया, डोपामिन का लेवल बढ़ गया, इससे क्या हो रहा है, सिजोफ्रेनिया। अब बेटा अगर इस हाइपोथेसिस को आप सही मानते हो तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, डोपामिन क्या करोगे, कम करोगे, डोपामिन की एक्टिविटी क्या करोगे, कम करोगे, कम करेंगे। मतलब कौन से ड्रग दोगे, एंटी, मतलब कौन से एंटागोनिस्ट दोगे, D2 एंटागोनिस्ट। कौन से ड्रग दोगे, D2 एंटागोनिस्ट। तो बेटा ये हाइपोथेसिस ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा यूजुअल वाला हाइपोथेसिस है। अब इसका भी बेटा आप पूरी सही नहीं मान सकते हो क्योंकि बेटा रिवर्स वे में इसकी खोज हुई। कैसे खोज हुई बेटा, रिवर्स वे में। जैसे बेटा जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया था उनको एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग दिए और उससे वो ठीक होने लगे, तो उन्होंने क्या बोला कि शायद डोपामिन का लेवल बढ़ने से, शायद डोपामिन का लेवल बढ़ने से क्या हुआ हो, बेटा एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ ने उसको पानी पिला दिया, अब वो थोड़ा सा चुप हो गया, तो माँ को क्या लग रहा है, ऐसा था, हो सकता है भूखा भी हो, लेकिन उस समय माँ ने तुरंत क्या अंदाजा लगा लिया, क्या सर, रिवर्स में गए। कैसे गए, रिवर्स में। फिर आपको पहले एग्जांपल दिया था बेटा, वो रिवर्स रिसर्च इसी को बोलते हैं। आदमी जा रहा है, एक सिपाही जा रहा है जंगल में, एक लाश पड़ी हुई है, उसने बॉस को फोन किया, मेजर एक आदमी पड़ा हुआ है। मेजर पूछता है पता करो जिंदा है कि मर गया। सिपाही बंदूक निकालता है, गोली मारता है, मेजर जिंदा था। अब उससे कैसे पता चला जिंदा था, क्या ये तरीका सही है, लेकिन ये रिवर्स रिसर्च है। हम मारने के बाद पता कर रहे हैं कि क्या था, वो जिंदा था। तो यहाँ पे हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग देके पता कर रहे हैं कि डोपामिन का लेवल बढ़ने से क्या हुआ, सिजोफ्रेनिया। डोपामिन का लेवल बढ़ने से क्या हुआ, सिजोफ्रेनिया। ओके, देखो हाइपोथेसिस ऑफ हार्ट, हाँ डोपामिन, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन बेटा पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, आप एब्सेंट थे, हाँ इसलिए आपको समझ, मैंने सिस्टम्स बताए थे, अलग अलग सिस्टम्स में न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम अलग से लिखवा रहे हैं। अगर लिम्बिक सिस्टम इसी को बोलते हैं बेटा खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, ठीक है। डोपामिन के लेवल इतने ज्यादा बढ़ गया कि आदमी कैसा हो गया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हाइपोथेसिस ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये नई आई है बेटा, आपके पुराने वाली बुक में नहीं दी गई है।
नए एडिशन में इंक्लूड किया हमने हाइपोथेसिस ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक तो बेटा मेन कौन सी मानी जाती है, डोपामिन। बेटा ये आपको अपने एग्जाम में जरूर लिखनी है, डोपामिन हाइपोथेसिस। ये एक्स्ट्रा जो आपकी नई वाले एडिशन में उन्होंने ऐड किया है, हाइपोथेसिस ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस हाइपोथेसिस पे वो बोलते हैं increased level of serotonin, increased level of serotonin and decreased level of noradrenaline, increased level of serotonin and decreased level of noradrenaline in certain areas of brain, in certain areas of brain, in certain areas of brain may cause schizophrenia. In certain areas of brain may cause schizophrenia. In certain areas of brain may cause schizophrenia. बेटा नई हाइपोथेसिस ये क्या बोल रही है कि ब्रेन में किसका लेवल बढ़ गया अचानक से, सेरोटोनिन, और किसका लेवल कम हो गया, नॉरेड्रेनालिन। ये भी क्या कॉज कर सकता है, schizophrenia। अब सेरोटोनिन भी बेटा न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस, सेरोटोनिन भी क्या बेटा न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस है। अगर इसका भी लेवल बढ़ा, अगर इसका भी लेवल बढ़ा, एक लेवल से ज्यादा ये पहुंचा, तो ये भी क्या कॉज करेगा, schizophrenia। और नॉरेड्रेनालिन जो अलर्ट करने वाला आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल कम हुआ तो ये भी क्या कॉज कर सकता है। ध्यान सुनना बेटा, आप सड़क पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हो, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, आप खुश होकर हंस रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही देखा तो 2-3 लोग आपको देख रहे हैं, चुप हो गए, आप नॉर्मल, ठीक है। अब आप चिल्ला चिल्ला के हंसे जा रहे हो और 2-3 अंकल आपसे वहां से देखते हुए उनके पास गए, उनकी गाल दी क्या देख रहा है, अब आप नॉर्मल, क्योंकि जो अलर्टनेस आनी चाहिए थी क्या रिलीज नहीं हुआ, नॉरेड्रेनालिन आपको अलर्ट करता, भाई बहुत हो गया, लोग देख रहे हैं, वो अलर्टनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये बोला जाता है कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ना और एट द सेम टाइम किसका लेवल कम होना, नॉरेड्रेनालिन का क्या कॉज करता है, सिजोफ्रेनिया। डोपामिन भी आपका खुश करने वाला हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन भी हैप्पीनेस वाला न्यूरोट्रांसमीटर है और नॉरेड्रेनालिन अलर्ट वाला। तो खुश करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गए और अलर्ट करने वाले क्या हो गए, कम हो गए। चिल्ला रहा है आदमी, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, क्योंकि अलर्ट करने वाला कोई नहीं, अलर्ट वाला कम हो ठीक गया, है, अनकंट्रोल्ड हो गया। कैसा हो गया, अनकंट्रोल्ड कंडीशन। और एक और आया जो आपने बुक में नया न्यूरोलॉजी किया है, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ NMDA receptor, hypofunctioning of NMDA receptor may cause, hypofunctioning of NMDA receptor may cause schizophrenia. Hypofunctioning of NMDA receptor may cause schizophrenia. बेटा ये बोला जाता है कि जो वायलेंट बिहेवियर है आदमी का, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ये रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं करते। मतलब ये रिसेप्टर आपको बताता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये आप समाज के लिए गलत कर रहे हो। और अगर इसकी हाइपोफंक्शनिंग हो गई, ये प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आदमी अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करेगा और जो एक सिम्टम है किसका, schizophrenia। तो बेटा ये मेन हाइपोथेसिस आपकी मानी जाती है। पहली कौन सी हुई, किसका लेवल बढ़ना, डोपामिन। दूसरी हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ना, नॉरेड्रेनालिन का लेवल कम होना। और तीसरा बोला है कौन सा काम कम हो गया, एनएमडीए रिसेप्टर जो आपको अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रॉपर रख रहा था, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये हो गया कॉजेस ऑफ schizophrenia। एनएमडीए का फुल फॉर्म एन मिथाइल डी aspartate, N-methyl D-aspartate, N-methyl D-aspartate।
एंड मिथाइल डी एस्पार्टाम। तो बेटा ये हो गया आपके कॉजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। और नेक्स्ट पार्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया सर जैसे ये हाइपोथेसिस है तो जैसे ये एक तरह से ट्रीटमेंट ही है सिजोफ्रेनिया का। हाँ एक्चुअली बेटा हाइपोथेसिस मतलब कि हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं इनको सही मानते हुए करने वाले हैं। सर मान लीजिए इसके अलावा कोई और डिसीज वो कर दे, इसके अलावा जैसे हाइपो मतलब इलाज कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया का, उसके ट्रीटमेंट के टाइम में कोई और डिसीज या फिर कोई और। बिल्कुल बेटा, इसलिए अभी तक हम क्या बोलते हैं कि हम अभी तक क्या नहीं निकाल पाए करेक्ट। सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट। हम जो पढ़ रहे हैं सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट ये एक तरह से झूठ के ऊपर बेस्ड है या आधे सच के ऊपर बेस्ड है। हम एग्जैक्ट क्या नहीं निकाल पाए ट्रीटमेंट। 100% हम नहीं किसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाए सिजोफ्रेनिया। हम किसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकाल पाए डिप्रेशन। हम किसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकाल पाए कैंसर। बेटा इनका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं निकाल पाए क्योंकि इनका क्या कॉज क्लियर नहीं है। कॉज बेटा पहली लाइन क्या लिखी थी कॉज में हमने स्टिल नॉट क्लियर। और बेटा जब तक कोई चीज क्लियर नहीं है तब तक हम केवल किस पे चल रहे हैं हाइपोथेसिस। और हम लगातार बेहतर होते रहेंगे आने वाले समय में। यार वो नहीं था ये था। मैंने क्या बोला था बेटा लास्ट क्लास में मैंने बोला था आने वाले समय में आपकी 30 से 40% ड्रग जो आज आप पढ़ रहे हो वो क्या गलत हो गया। ये वो जो हम पहले पढ़ रहे थे वो क्या है गलत। और ऐसी चलती है बेटा चीज। आज से 30 साल 40 साल पहले जो हाइपोथेसिस आप पढ़ते थे आज वो क्या मानी जाती है वो गलत थी ये सही है जो आज हम पढ़ रहे हैं। जैसे आने वाले समय में क्या बोलेंगे वो गलत थी ये सही है जो हम पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल हम किसको सही मान के चल रहे हैं डोपामिन हाइपोथेसिस अदर न्यूट्रल। हाँ पूरे तरीके से गलत नहीं कुछ ना कुछ तो इनका रोल है। और वो रोल कैसे पता चल रहा है क्योंकि जब हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं तो आदमी क्या हो रहा है ठीक हो रहा है। मतलब कोई ना कोई तो उसका रोल वहां पर है। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। सर ये बोल सकते हैं कि सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तरीके से। हाँ सिम्टम्स का भी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा। जैसे अगर आप देखेंगे तो सिम्टम्स भी पूरे तरीके से ट्रीट नहीं हो पाते। सालों चलता है इलाज बेटा सिजोफ्रेनिया। सालों चलता है इलाज। उसका कारण ये भी है जैसे मैंने आपको बोला इनसाइड एब्सेंट आपने टैबलेट दी खाई नहीं रहा है तकिए के नीचे रखता जा रहा है। आप जबरदस्ती खिला रहे हो आप खाने में डाल के खिला रहे हो कहीं में से खिला रहे हो उसे पता चल गया चुपचाप खाना पी के आ गए क्योंकि वो क्या मानने के लिए तैयार नहीं है बीमार है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो बीमार है। यहाँ प्रॉब्लम है। आपने वो जो मैंने संघर्ष का वीडियो आपको दिखाया संघर्ष मूवी का वीडियो है वो टॉप क्लास एक्टिंग है आशुतोष राणा। वन ऑफ द फेवरेट मेरा एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इरफान खान है आशुतोष राणा है मनोज वाजपेयी नवाजुद्दीन ये थिएटर के कलाकार है। ये मतलब ऐसे लगते नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं ये एक्चुअली कैरेक्टर को समझते हैं। आपने देखा वो शाउट कर रहा है। ये शाउट जनरली बलि देते समय किया जाता है मंदिरों में किया जाता है बलि देते समय। इसके पीछे का मनोविज्ञान अगर आप जानेंगे तो बेटा जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जब आपको डर लग रहा है तो डर हटाने के लिए आप ये शाउट करते हैं। जैसे बेटा आप यहाँ बैठे हो अकेले बैठे हो अचानक लाइट चली गई बिल्कुल अंधेरा। सबसे पहली चीज क्या बोली कोई है जब कोई नहीं मिलेगा तो आप गाना गाने लगो। गाना गाते गाते नीचे चले जाओ। आपने डर हटाने के लिए क्या किया कुछ बोला। अच्छा भूत प्रेतों के बारे में इतनी फिक्स चीजें हैं लोगों के दिमाग में। मैंने इसे पिछले बार भी बताया था कि आप रात को जा रहे हैं और एक औरत व्हाइट साड़ी में आप गाड़ी में हैं अचानक से उसके सामने गलती से गाड़ी रुक गई। किस ले जा रहे थे गाड़ी रुक गई मनोविज्ञान और वो आपके पास आती जा रही। अब आपको डर लग रहा है चिल्ला रहे हैं और वो आपके पास गई अरे आप डर क्यों रहे हो। अच्छा अगर आपको कंफर्म करना है भूत है कि नहीं है तो कैसे कंफर्म कर सकते हैं पास जाके पास में जाके छू के देख लो छू पैर देखते पैर टेढ़े होते हैं ऑस्ट्रोमलेसिया होता है भूतों को। ठोक देंगे तो मर जाएगी, घूस होगी तो कौन सा मरेगी, अंदर आके कट जाएगी।
अब रुक के देख लीजिए रुक के देख ले भूत है ऑप्शन में बच गया तो बच गया। हनुमान चालीसा का आके देखिए भाग हनुमान जाता चालीसा। हनुमान चालीसा एक ताकि एक और काम कर सकते हो आप है। हाँ तावीज भाग गया तो भूत हाँ। एक हिंदी फिल्मों वाला और मूवीज का तावीज पहले तुरंत दिखा दिया। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे हमने अलग अलग धर्म बना के रखे हैं अगर भूत रहेंगे भूतों के ऐसे अलग अलग धर्म नहीं होते वही दिक्कत हो जाएगी आपने हनुमान जी की तरह लिखा सॉरी मैं क्रिश्चियन हूँ अगर ऐसा होता तो आदमी को हर धर्म के तावीज पहनने पड़ते पहला नो मैच फाउंड दूसरा अगर कोई तावीज काम नहीं कर आपको लगे तुम भागते क्यों नहीं मैं नास्तिक मैं किसी पे भरोसा नहीं करता खैर ईश्वर को और अगर भूत को आपको जानना है कभी मौका मिले तो जेडी कृष्णमूर्ति को जरूर पढ़ें बहुत ही फेमस ऑथर है ओशो के टाइप के हैं जेडी कृष्णमूर्ति बहुत लिख जबरदस्त लो ठीक है हाँ लेकिन उसके लिए आप ये पढ़ोगे कि वो थोड़ा अपने वर्कआउट्स डेवलप करने में भी तो समझ नहीं आएगा नहीं मैंने करा जाए ऐसा नहीं बन पाया ओके अगर ये नहीं Classification पहचान of पाए कि भूत है कि anti-science. नहीं है क्लासिफिकेशन की ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लिखा है ट्रीटमेंट नहीं बेटा ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइड अब बेटा दो तरीके से क्लासिफाई किया है इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया कि सिम्पटम्स एक कौन से पॉजिटिव को और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव वाले कहलाएंगे बेटा टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्लासिफिकेशन में साइकोटिक और जो नेगेटिव सिम्टम्स को भी ट्रीट करेंगे पर उन्हीं के लिए बनाए गए हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ये टिपिकल का मतलब ये होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में पहली लाइन बेटा मैं आपको लिखा चुका हूं ये किसके लिए अगेंस्ट काम करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम्स लेस डेंजरस सिम्टम्स ठीक है और इनका जो मेन मैकेनिज्म है बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड है डोपामिन हाइपोथेसिस टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स किसके ऊपर बेस्ड है डोपामिन हाइपोथेसिस मींस एक्ट बाय ब्लॉकिंग इनका मेन टारगेट क्या है बेटा B2 रिसेप्टर एक्ट बाय ब्लॉकिंग B2 रिसेप्टर तो इसमें जितने भी हम पढ़ते हैं उनका मेन टारगेट है डोपामिन के लेवल को कम करना डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी को कम करना क्योंकि इनको डिजाइन किस आधार पे किया गया है डोपामिन हाइपोथेसिस और अटिपिकल कुछ अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं D2 के साथ साथ 5HT2 को ब्लॉक करेंगे या हो सकता है D4 को ब्लॉक करें 5HT2 को ब्लॉक करें H1 को ब्लॉक करें अल्फा रिसेप्टर को मींस एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म डिफरेंट मैकेनिज्म मतलब अकेला उनका टारगेट क्या नहीं है D2 रिसेप्टर नहीं है D2 रिसेप्टर के अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं मतलब इसलिए वो नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है अब ध्यान दो बेटा अगर किसी को नेगेटिव सिम्टम्स है तो पॉजिटिव तो अपने आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव तो कैसे बेटा लेस डेंजरस अब अगर आप नेगेटिव सिम्टम्स को टारगेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव अपने आप हो जाते हैं कवर तो अगर आप ये वाले ड्रग्स दे रहे हैं तो आपको फिर इनको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा ये आपके अटिपिकल है कि एडवांस्ड हो सकते हैं या इनको सेकंड जनरेशन बेटा कई बुक में इनको क्या बोला गया है फर्स्ट जनरेशन इनको क्या बोला गया है सेकंड जनरेशन ये एडवांस्ड है कई बुक में इनको फर्स्ट जनरेशन इनको सेकंड जनरेशन बोला है सेकंड जनरेशन मतलब बेटा कैसे है एडवांस्ड ठीक है अटिपिकल इनको फर्दर डिवाइड किया गया था जिनमें बेसिक न्यूक्लियस ये था फिनोथायजीन कौन सा बेटा फिनोथायजीन डेरिवेटिव्स फिनोथायजीन डेरिवेटिव्स दूसरा ब्यूटायरो फिनोन डेरिवेटिव्स
थायाजीन है, ऐसा क्या कहते हैं उसमें, थायाजीन, एजीन है, ऐजा और थाया दोनों है उसमें, ठीक ऊपर की ब्यूटाइल ऑफ फिनोल डेरिवेटिव्स, तीसरा थायोजेंथीन डेरिवेटिव्स, और चौथा बचे हुए मिसलेनियस कैटेगरी। बेटा पहली हमने कौन सी कैटेगरी पढ़ी, फिनोथायजीन, थाया एजीन, एजीन मतलब बेटा 6 मेंबर्ड फिनोथायजीन डेरिवेटिव। अब यहां पर बेटा जो चेंज किए गए हैं, इस नाइट्रोजन से कैसी साइड चेंज जुड़ी है, इस नाइट्रोजन से एलिफेटिक साइड चेंज जुड़ी है, या पाइपरीडीन साइड चेंज जुड़ी है, या पाइपराजीन साइड चेंज जुड़ी है, उसके अकॉर्डिंग बेटा फर्दर इसको हम सब डिवाइड कैसे कर सकते हैं, एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन मतलब बेटा सिंपल आपके एल्काइल वाले, दूसरा पाइपरीडीन साइड चेन, पाइपरीडीन साइड चेन बेटा मेडिकल में आप लोग पढ़ते हैं बेटा पाइपरीडीन न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, ये वाला न्यूक्लियस डबल बॉन्ड, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स हट जाएंगे, पाइपरीडीन है, क्या जाएगा पाइपरीडीन, पाइपरीडीन साइड चेन, और तीसरा पाइपराजीन साइड चेन, पाइपराजीन साइड चेन फिनोथायजीन के अंदर बेटा पहला एलिफेटिक, दूसरा पाइपरीडीन साइड चेन। पाइपराजीन न्यूक्लियस कैसा होता है, दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये आप सब जब मेडिकल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमें बता रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी में आपका एक क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये आया कैसे, एलिफेटिक साइड चेन, पाइपरीडीन साइड चेन और पाइपराजीन साइड चेन। अब इनको याद रखने का तरीका सुनो बेटा, मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ड्रग इंस्पेक्टर और जीपीएट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्लासिफिकेशन। बेटा आप केवल एक लाइन याद रख लेनी जो मैं आज बोल रहा हूं, अगर आपने केडी त्रिपाठी से केवल क्लासिफिकेशन याद कर लिए तो 70% फार्माकोलॉजी कवर कर केवल क्लासिफिकेशन। केडी त्रिपाठी बेटा बुक में से उन्होंने क्लासिफाई बहुत बढ़िया किया, और कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन की पहचान बेटा इनके नाम में लगा रहेगा रोमा, इनकी पहचान क्या है, इनके नाम में क्या लगा रहेगा, रोमा। तो रोमा नाम वाले जितने ड्रग हैं वो क्या है, एलिफेटिक साइड चेन वाले। तो ड्रग हो जाएंगे बेटा यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, पहले बेटा बहुत सारे थे, प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, बहुत सारे अलग अलग रखे अपने को दो उन्होंने रखे हैं, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। बेसिक का साइज, हां ये न्यूक्लियस का साइज, ये बेटा आपका ड्रग का नाम देखो, न्यूक्लियस कौन सा है, फिनोथायजीन, फिनोथायजीन की साइड चेन कौन सी है, एलिफेटिक, उसका एग्जांपल क्या है बेटा, क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। अब ध्यान दो बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। क्लोरप्रोमाजीन इज aliphatic side chain containing phenothiazine derivative which is typically used in treatment of psychosis। एक पूरी नॉलेज बेटा यहाँ पे कवर हो रही है केवल क्लासिफिकेशन, याद सुनो बेटा। क्लोरप्रोमाजीन क्या है, aliphatic side chain containing phenothiazine derivative जो टिपिकली कहाँ यूज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो बेटा अगर आपको क्लासिफिकेशन ही याद है तो इस ड्रग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। सिमिलरिटी कौन सा हो गया, ट्राइफ्लूप्रोमा, इन दोनों में कौन सा नाम आपको याद रखना है, रोमा, कौन सा नाम याद रखना है। इस तरह से पाइपरीडीन साइड चेन में, पाइपरीडीन साइड चेन वाले डेरिवेटिव आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम में क्या रहेगा, पाइपरीडीन में क्या दिख रहा है बेटा आपको, रेड, क्या दिख रहा है, रेड। तो इनके नाम में सब जगह आपको दिखेगा रेडा,
जैसे यहाँ क्या था बेटा, रोमा, यहाँ पे नाम में क्या देखेगा, रिटा। रोमा वाले कौन से हो गए, एलिफेटिक साइड चेन, रिटा वाले क्या हो जाएंगे, पाइपरीडियन साइड चेन। इसका एग्जांपल हो जाएगा थायोरिडाजीन, मेसोरिडाजीन, थायोरिडाजीन एंड मेसोरिडाजीन, थायोरिडाजीन एंड मेसोरिडाजीन। बेटा रिडा से क्या पहचान लोगे, रिड वाले कौन से थे, पाइपरीडियन, तो रोमा वाले क्या थे, एलिफेटिक। अब पाइपरा वाले बेटा आपको याद रखना है, इनके नाम में या तो पैरा लगा होगा, इनके नाम में क्या लगा रहेगा, या तो पैरा, तो पाइपरा में आता है, या लगा होगा फेना। इनमें दो तरह के ड्रग आपको देखने को मिलेंगे, या तो इनके नाम में क्या लगा होगा, पैरा, या ये लगा होगा फेना। बेटा दोनों की एक एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राइफ्लूपैराजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन एंड फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन एंड फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन एंड फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन एंड फ्लूफेनाजीन। एलिफेटिक साइड चेन वाले के नाम में क्या लगा रहेगा बेटा, रोमा। पाइपरीडियन वाले में रिडा। इनमें या तो पैरा या फिर फेना। तो पैरा या फेना वाला कौन सा है, पाइपरीडियन, रिडा वाला कौन सा है, पाइपरीडियन, और बचे हुए आपके कौन सा, रोमा वाला कौन सा है, एलिफेटिक साइड चेन। जिसमें यहां पे कौन सा साइड चेन लगी है, एलिफेटिक साइड चेन। अब आगे बेटा ब्यूटाइरोफेनोल डेरिवेटिव में इनकी पहचान है, इनके नाम में लगा रहता है रिडॉल। तुम्हें इनकी पहचान बता दें, आप ये स्पेशली याद रखो, ब्यूटाइरोफेनोल के नाम में क्या लगा रहेगा, रिडॉल। अगर नाम में आपने देख लिया रिडॉल मतलब कौन सी डेरिवेटिव है, ब्यूटाइरोफेनोल डेरिवेटिव, नाम में क्या लगा होगा, रिडॉल। अब इसमें चार लगाते हैं बेटा, जैसे आप लिखोगे HTDP, चार लगाते हैं HTDP, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूरिडोल, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड पेनफ्लूरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड पेनफ्लूरिडोल। रिडॉल वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो कौन से हो गए आपके, ब्यूटाइरोफेनोल डेरिवेटिव। ड्रोपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, PNFLE, पेनफ्लूरिडोल, 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 PNFLURIDOL, पेनफ्लूरिडोल। ओके, थायोजेंथीन की पहचान बेटा, थायोजेंथीन डेरिवेटिव की, इनके नाम में लगा रहता है थिक्स। सर उसका मतलब क्या होता है, कैसे आता है, HP, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं द्वारका प्रसाद। थायोजेंथीन डेरिवेटिव, इनके नाम में क्या लगा रहेगा, थिक्स। बेटा THIX देखना है बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके जीकेट में जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं देख लिया, थिक्स वाला इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज थायोजेंथीन डेरिवेटिव, क्या देखना है, थिक्स। थिक्स वाला जो आपको दिख रहा है वो कौन सा डेरिवेटिव है, थायोजेंथीन, पेनफ्लूरिडोल। एग्जांपल है इसका
फ्लूपेनथिक्सोल एंड थायोथिक्सीन, ये चाहिए इसमें कॉमन, फ्लूपेनथिक्सोल एंड थायोथिक्सीन, फ्लूपेनथिक्सोल एंड थायोथिक्सीन, फ्लूपेनथिक्सोल एंड थायोथिक्सीन। क्लियर? बचे हुए बेटा टिपिकल को आगे मिसलेनियस कैटेगरी में इसमें आता है। मिसलेनियस मतलब बेटा जिनको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। मोलिंडोन, कहाँ थिक्सोल वाला किसमें था? रेजरपिन, मोलिंडोन, रेजरपिन, पिमोजाइड, लिखा ही नहीं था। हमको तो नहीं लिखा है। पिमोजाइड एंड लॉक्सापिन, पिमोजाइड एंड लॉक्सापिन, मोलिंडोन, रेजरपिन, पिमोजाइड एंड लॉक्सापिन। रेजरपिन नाम का ड्रग मार्क कर लेना, ये कई जगह आपको और दिखेगा। जब आप एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखेगा आपको रेजरपिन, ठीक है। जब आप एएनएस सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे स्पेशली तो वहां पर भी आपको दिखेगा रेजरपिन, मोलिंडोन, रेजरपिन, पिमोजाइड एंड लॉक्सापिन। LOX से ये लॉक्सापिन। बेटा सेमेस्टर के लिए अगर आपको ये क्लासिफिकेशन भी याद है तो रख ही लिए, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लूपेनथिक्सोल इज thiazolidine derivative typically used in the treatment of schizophrenia। अब पहली लाइन बन गई आपकी, दूसरी लाइन क्या बनेगी बेटा? This will not respond negative symptoms। तो बेटा क्या कौन से हैं? टिपिकल है मतलब नेगेटिव सिम्टम। तीसरी लाइन क्या बन रही है? बन जाएगी used only for treatment of positive symptoms। एग्जांपल लिख दो पॉजिटिव सिम्टम्स के एग्जांपल। तो बेटा ये केवल लाइन आप कहां से बना रहे हो? क्लासिफिकेशन अगर आप ध्यान से आपने याद कर लिया तो चीजें आपको अपने आप याद आ जाएंगी। बेटा मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर आशीष पाठक ऑनलाइन। अच्छा वो आपने गया है? सारे गया है। उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी, कैसे याद रखना है, पढ़ना कैसे। चेक कर। साथ ही साथ जो आपके अभी सेमेस्टर में चैप्टर है तो आप एक बार पहले से पढ़ के रखो। मैंने हिप्नोटिक साइंटिफिक डिटेल्स पार्ट में डाल के रखा है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हो। दूसरा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का आपको बेसिक मैंने डाल के रखा है, उसमें पूरा चैप्टर वहां पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। उनका एक बार आप देखोगे तो आपको एक्चुअली पढ़ने का तरीका समझ में आएगा, ठीक है। खासकर बेटा उसमें जो मैंने डिफरेंट टाइप स्लीप बताया वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको स्लीप के पैटर्न जानना जरूरी है। वो चीज़ हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो यहाँ का पार्ट नहीं है, तो एक बार आप वो जरूर देखें तो आपको वीडियो भी समझ में आएगा। फेमस कहते हैं इसको। Atypical antipsychotics। Atypical मतलब बेटा जो किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नेगेटिव। ज्यादा डेंजरस सिम्टम्स है, जो खतरनाक है, जहां पर आपके कौन काम नहीं कर रहे हैं, कन्वेंशनल ड्रग आपके काम लिख नहीं लेना। कर रहे। हाँ लिख ले। इनको कैसे याद रखोगे? बाद में। आप के सामने कोई नेगेटिव सिम्टम्स वाला पेशेंट्स आया, वो आपकी तरफ दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? आपकी तरफ दौड़ रहा है आपको मारने के लिए, और आप उससे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? और एक बार रुक जा। क्या बोल रहे हो? रुक जा। जा रुक जा। Risperidone, risperidone, olanzapine, इसके अंदर तो कोई सब कैटेगरी नहीं बेटा, डायरेक्ट इसमें ड्रग है, कोई सब कैटेगरी नहीं इसके अंदर। risperidone, olanzapine, clozapine, risperidone, olanzapine, clozapine,
क्वेटियापिन, रिस्पेरिडोन, ओलिंजापिन, क्लोजापिन, क्वेटियापिन, जिप्रासिडोन, Z से 2 है बेटा, इसलिए आप इसमें Z के ऊपर लगा देना स्क्वायर और E के ऊपर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि Z और A से 2 है। ठीक है, Z से एक कौन सा हो गया, जिप्रासिडोन। दूसरा Z से हो जाएगा जोटेपिन। Z से 2 कौन हो गए, जिप्रासिडोन, और दूसरा कौन सा हो गया, जोटेपिन। A से भी 2 हो गए आपके, एक तो हो जाएगा अमीसल्फिराइड, एमीसल्फिराइड। वहां मिसलेनियस में कौन सा पढ़ा था बेटा आपने, सल्फिराइड। देखो सल्फिराइड लिखा था, नहीं लिखा, नहीं लिखा। नहीं लिखा, नो वापस लिखा। सर पाइन प्रीमियस एक और ऐड कर लो बेटा उसमें, सल्फिराइड। मिसलेनियस में एक और ऐड कर लो आप, सल्फिराइड। टिपिकल में मिसलेनियस एक और ऐड कर लो, सल्फिराइड। कहाँ पे ब्रो? इसलिए सब लिख रहा है सल्फिराइड। और A से दूसरा हो जाएगा बेटा यहाँ पे एरिपाइप्राजोल। A से दूसरा कौन सा हो जाएगा, एरिपाइप्राजोल। A से दूसरा हो जाएगा एरिपाइप्राजोल। रिस्पेरिडोन, ओलिंजापिन, क्लोजापिन, क्वेटियापिन, जिप्रासिडोन, जोटेपिन, एमीसल्फिराइड एंड एरिपाइप्राजोल। ये सारे आपको होगा अटिपिकल। अटिपिकल बेटा कोई सब कैटेगरी नहीं है, तो सीधा आपको याद रखिएगा ये क्या है, अटिपिकल। मतलब कुछ अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। इनका मेन टारगेट कौन सा रिसेप्टर नहीं, जल्दी बोलो, D2 रिसेप्टर। इन सब का मेन टारगेट क्या था, D2 रिसेप्टर। इनकी मैकेनिज्म अलग हो सकती है, मेन टारगेट कौन सा नहीं है, D2 रिसेप्टर मेन टारगेट नहीं। तो सबसे पहले देखो बेटा टिपिकल एंटीसाइड, इसलिए अब हम इन रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो वो क्या लिखा, एरिपाइप्राजोल, ARI, जिप्रासिडोन एंड जोटेपिन, ZOTEPIN, जोटेपिन, जिप्रासिडोन, एरिपाइप्राजोल एंड एमिसल्फिराइड। अब हम इनकी डिटेल यहां पर पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले देखो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। क्यों वाला बता दो। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, पहली लाइन बेटा आप लोग खुद बता सकते हो कैसे काम करते हैं ये। इसको कब कर गए, बेटा they mainly act by blocking D2 receptor. They mainly act by blocking D2 receptor. Mainly कैसे काम करते हैं बेटा, D2 receptor को ब्लॉक करके काम करते हैं। ओके, किसने लिखा? नेक्स्ट पढ़िए बेटा। टिपिकल एंटीसाइड अभी बता रहा कुछ मोस्ट ऑफ द लिखा तो मैंने सही। typical antipsychotics, most of the typical antipsychotics also have anti-emetic effect. Anti-emetic effect. Most of the typical antipsychotics also have anti-emetic effect. बेटा आपके ब्रेन में, मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था, अगर आपकी क्लास अटेंड नहीं होगी, ब्रेन में हमारे क्या होता है, CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और ये क्या कॉज करता है, वोमिटिंग। और बेटा CTZ को मैसेज D2 रिसेप्टर से भी मिलता है। तो अगर D2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या स्टिमुलेट होगा, CTZ किसको स्टिमुलेट कर देगा, वोमिटिंग। क्या कॉज करेगा, वोमिटिंग। अब बेटा यहाँ पर हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फायदा क्या है, हम किसको ब्लॉक करने जा रहे हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने जा रहे हैं। जब D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने जाओगे तो फायदे नहीं होंगे, नुकसान भी होंगे। फायदा क्या है बेटा, क्या स्टिमुलेट नहीं होगा, CTZ, मतलब क्या कॉज नहीं करेगा, वोमिटिंग। अधिकतर
कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अधिकतर जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? एंटी इमेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या शो करते हैं? एंटी इमेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इसमें दो तरह के आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, लो पोटेंसी एंटीसाइकोटिक्स एंड हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। बेटा लो पोटेंसी मतलब जिनका ज्यादा डोज रिक्वायर्ड है। लो पोटेंसी का मतलब क्या होता है? जिनका डोज क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और हाई पोटेंसी मतलब थोड़े से डोज में काम हो जाए। लो पोटेंसी का मतलब क्या होता है? जिनका क्या ज्यादा लग रहा है बेटा? डोज ज्यादा। लो पोटेंसी मतलब ज्यादा डोज रिक्वायर्ड है, हाई पोटेंसी मतलब कम डोज रिक्वायर्ड है। ओके, लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात बेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे। इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है बेटा? They also have anti-adrenergic effect. ब्रैकेट में क्या लिख लो बेटा? अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट। have anti-adrenergic effect. ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट। दूसरा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। बेटा ये साइड इफेक्ट है इनके। D2 रिसेप्टर के अलावा कुछ अनवांटेड रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिनका हम आगे पढ़ेंगे। बेटा अल्फा रिसेप्टर किसमें आता है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में, तो उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर मतलब एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को भी क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या करेंगे? साइड इफेक्ट देंगे। इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है बेटा? एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफेक्ट देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट देते हैं, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इनका साइड इफेक्ट है। इनके एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो गए बेटा जिनको लो पोटेंसी माना जाता है। मतलब एक तरह से बेटा सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पोटेंसी भी ज्यादा नहीं है और उस कंपैरिजन में क्या ज्यादा है? एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, साइड इफेक्ट ज्यादा है। पोटेंसी भी ज्यादा नहीं, उस कंपैरिजन में क्या ज्यादा है? साइड इफेक्ट भी इनके ज्यादा। ट्राइफ्लूप्रोमाजीन जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, इनको लो पोटेंसी माना जाता है। हाई पोटेंसी का एग्जांपल हो गया बेटा हैलोपेरिडोल। हाई पोटेंसी का एग्जांपल क्या है? हैलोपेरिडोल। हाई पोटेंसी में एक पॉइंट इनसे जस्ट अपोजिट है। आपको क्या लगता है बेटा कौन सा पॉइंट होगा? डोज। डोज वाला है तो है। दूसरा एंटी इफेक्ट में सब इस तरह के साइड इफेक्ट के चांसेस यहाँ पर बहुत कम, लेस चांसेस ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से याद रखना, लेस चांसेस ऑफ एंटी कोलिनर्जिक, एंड एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफेक्ट्स। लेस चांसेस ऑफ एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफेक्ट्स। बहुत कम चांसेस हैं एंटी कोलिनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफेक्ट्स। लेकिन बेटा हैलोपेरिडोल का अपना एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। may cause extra pyramidal disturbances, may cause extra pyramidal disturbances। बेटा जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की है मैं उन सबसे आंसर चाहूंगा इस साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पार्किंसन।
एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंसेस मतलब बेटा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? मूवमेंट्स को। वाटर फंक्शन, तो बेटा एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा? मोटर फंक्शन डिस्टरबेंसेस। मोटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? मूवमेंट्स। तो अभी आपने नाम लिया बेटा पार्किंसन। क्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा? पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आने के चांसेस ज्यादा है। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंसेस होने के चांसेस ज्यादा है। किससे? हाई पोटेंसी ड्रग्स। क्योंकि बेटा बहुत बुरे तरीके से डोपामिन के लेवल को कम करेगा। अब आप रिलेट करो बेटा, अगर ये लिम्बिक सिस्टम में डोपामिन के लेवल को कम करेगा तो साथ ही साथ कहां कर दिया? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में अगर डोपामिन के लेवल को कम कर दिया तो क्या कॉज करेगा? पार्किंसन। क्या कॉज करेगा? पार्किंसन कॉज करेगा। तो बेटा ये हाई पोटेंसी के साइड इफेक्ट। लो पोटेंसी के मेन साइड इफेक्ट क्या होगा बेटा? एंटी एड्रेनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। हाई पोटेंसी साइड इफेक्ट क्या होगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंस। ठीक है, अब लिखते हैं बेटा कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। पहला एडवर्स इफेक्ट बेटा जो अधिकतर में देखने को मिलता है वो है सेडेशन। बेटा जब ये दवाइयां बनाई गई एंटीसाइकोटिक्स तो उस समय उसके दिमाग में क्या था? हमें आदमी को क्या करना है? शांत। ट्रैंक्विलाइजर वर्ड यूज किया गया है। हमें माइंड को क्या करना है? ट्रैंक्विलाइज करना है। माइंड को क्या करना है? शांत करना है, ब्रेन को शांत करना है। तो बहुत सारे ड्रग है बेटा जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करते हैं? सेडेशन कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? सेडेशन कॉज करते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट का कौन सा हो गया? सेडेशन। दूसरा साइड इफेक्ट हो गया बेटा जो भी हमने बात की बेटा, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंसेस। तीसरा क्या हो गया? जल्दी बोलो। एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, जो आपने वहां पे पढ़े थे। एंटीकोलिनर्जिक वाले साइड इफेक्ट, एंटी एड्रेनर्जिक वाले साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट सीजर्स। प्रेसिपिटेट सीजर्स इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स। अगर किसी पेशेंट में क्या है बेटा? मिर्गी पहले से है, एपिलेप्सी है, और उनको अगर आपने ये दवाइयां दे दी तो बार-बार उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। अगर आपने क्या दी? टिपिकल एंटीसाइकोटिक दी तो बार-बार क्या पड़ने लगे? मिर्गी के दौरे। अब तो प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि कई पेशेंट्स को अगर सिजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी साथ में है, क्योंकि ये ड्रग दोगे तो क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी के अटैक बार-बार आएंगे, अगर वो नहीं दोगे तो किसके अटैक बार-बार आएंगे? सिजोफ्रेनिया। तो प्रेसिपिटेट, किसको प्रेसिपिटेट करना बेटा? सीजर। सीजर मतलब बेटा जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अगर आपने किसको दे दिया? एपिलेप्टिक। एक एपिलेप्टिक पेशेंट को आपने अगर ये दवाई दे दी तो वो सीजर्स को क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट। अब एक और एडवर्स इफेक्ट जिससे क्वेश्चन आया था जीपेट 2018 नाइपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा। जीपेट 2018 में पूछा था, जीपेट 2016 में पूछा था सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बेटा। अगर अभी नहीं समझा तो बुक से कभी नहीं समझ पाओगे। इसके पीछे बेटा बेसिक समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपको पढ़ाया था एक सिस्टम, न्यूरोहाइपोफाइसिस सिस्टम। हाइपोफाइसिस, ध्यान से बेटा, हाइपोफाइसिस बिल्कुल किसको बोल रहे थे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेटा ये ध्यान सुनना, जो लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो भी ध्यान सुनो बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? सीक्रेशन। अब ध्यान सुनो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन हो रहा है प्रोलैक्टिन का, और प्रोलैक्टिन सीक्रेट होके कहां जा रहा है बेटा? ब्लड में। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये सीक्रेट होके कहां जा रहा है? ब्लड में। क्या लगातार प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता रहेगा?
बेटा हमारी बॉडी में ऑटो कट सिस्टम रहते हैं, हमारी बॉडी में बिल्कुल बेटा ऑटो कट सिस्टम रहते हैं। कितने लेवल तक हो गया, ब्रेन तक मैसेज हो गया, बहुत हो गया। तो प्रोलैक्टिन अगर रिलीज हो रहा है और जैसे ही ब्रेन तक मैसेज पहुंचा कि प्रोलैक्टिन सफिशिएंट रिलीज हो चुका है, तो बेटा ब्रेन में वहीं पर पिट्यूटरी में ही D2 रिसेप्टर होता है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और D2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही तुरंत ये क्या कर देगा, ऑटो कट। क्या कर देगा, ऑटो कट। ध्यान सुनो बेटा, क्या कर देगा, ऑटो कट। जल्दी बोलो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइसिस में D2 रिसेप्टर का काम क्या है, ऑटो कट करना। किसका ज्यादा रिलीज नहीं होने देगा, प्रोलैक्टिन का ज्यादा रिलीज नहीं होने देगा। बेटा अब ये क्वेश्चन का आंसर वही लोग दे पाएंगे जो इस पॉइंट को ध्यान से सुन रहे होंगे। आया हुआ क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एंटी साइकोटिक ड्रग का मेन साइड इफेक्ट क्या होगा, प्रोलेक्टिन। सामने आंसर है प्रोलेक्टिन। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करेंगे बेटा, इसको ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑटो कट नहीं हो पाएगा। और ऑटो कट नहीं हो पाएगा जल्दी बोलो, रिलीज बढ़ता रहेगा कहां पर, ब्लड में। ब्लड में प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ना क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, हाइपर प्रोलैक्टिन। और ब्लड में क्या बोलते हैं बेटा, एनीमिया, हाइपर प्रोलैक्टिन एनीमिया। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिसेंटली 2 बार हमने पूछा था। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। फिर से बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं। D2 रिसेप्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, उसका काम क्या है, ऑटो कट। लेकिन अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या नहीं हो पाएगा, ऑटो कट। ऑटो कट नहीं हो पाएगा तो लगातार क्या रिलीज होता रहेगा, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन लगातार रिलीज होकर कहां जाता रहेगा, ब्लड में। और ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड में किसका लेवल बढ़ा, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा। बढ़ने को क्या होता है बेटा, हाइपर। किसका लेवल बढ़ा, प्रोलैक्टिन का। हाइपर प्रोलैक्टिन कहां बढ़ा, ब्लड में। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या नाम हो जाएगा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो बेटा टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के ये कॉमन एडवर्स इवेंट कौन से हो गए, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टरबेंसेस क्या होते हैं बेटा, पार्किंसन होते हैं, पार्किंसन, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, सेडेशन, ये कॉमन एडवर्स इवेंट। गायनेकोमेशिया वगैरह भी बहुत करवा है, गायनेकोमेशिया एंड गायनेको तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है, ये ज्यादा देखने को। ठीक है, वो आपका इतना अफेक्ट नहीं करेगा, ये तुरंत देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार आप देखते हैं जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनको भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो जाता है। क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब इनडायरेक्टली क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल तरीके से क्या कर पा रही है, प्रोलैक्टिन, हाइपोफाइसिस का काम नहीं कर रहा है। अब कुछ इंडिविजुअल ड्रग के बारे में देखते हैं बेटा। हाई पोटेंसी वाला हम देख लेते हैं, कुछ यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है आपका, एक देखिए बेटा, थायोरिडाज। थायोरिडाज Pyridazine is D2 blocker. Main adverse effects है बेटा इसके, रेटिनल डीजनरेशन। कई अच्छे से मार्क कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रेटिनल डीजनरेशन, रेटिना को डीजनरेट कर देता है, मतलब क्या करेगा, रेटिना को डीजनरेट कर देगा मतलब क्या करेगा, देखो ब्लाइंडनेस, अंधापन। अगर लंबे समय तक कई लोगों को ये दिया गया है तो ये क्या कॉज करता है, रेटिनल डीजनरेशन। रेटिना को डीजनरेट कर देता है मतलब क्या कॉज कर सकता है, ब्लाइंडनेस। प्रोलॉन्ग्ड यूज,
जब लंबे समय तक ये यूज किया गया कई लोगों ने तो क्या कॉज किया, रेटिनल डीजनरेट, रेटिना को क्या कर देगा, डीजनरेट कर देगा। दूसरा ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन में ब्लूइश या ग्रेस पूरी बॉडी की जो स्किन रहती है या कैसी दिखने लगती है, ब्लूइश दिखने लगती है, तो बोला जाता है ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये दो कुछ अनकॉमन से साइड इफेक्ट है बेटा जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। पहले तो रेटिनल डीजनरेशन मतलब आंख क्या होगी बेटा, डीजनरेट होगी। पहले तो आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, फिर दिखाई देना कम हो जाएगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रेटिना खराब हो जाएगा। दूसरा ब्लू पिगमेंटेशन स्किन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, जगह जगह नीले नीले से वहां पे क्या करने लगेंगे, स्पॉट आने लगेंगे, ब्लू पिगमेंटेशन। इसके अलावा कॉमन बेटा मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्सिटी यहाँ पे कम रहेंगे, वो किस में ज्यादा रहते हैं, हाइपोटेंसिव, यहाँ पर क्या रहेंगे, कम रहेंगे। सर इसके जगह दूसरा कोई ड्रग नहीं है? हाँ इसके जगह कोई दूसरा ड्रग नहीं तो बेटा इनका यूज काफी कम हो गया। अब आजकल हम किसका यूज करने लगे हैं, आर्टिफिकल। इनकी यूज तो बहुत कम हो गया बेटा टिपिकल के। अब हमारे अधिकतर यूज किसके होने लगे, आर्टिफिकल। आर्टिफिकल में कंपैरेटिवली ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी अगर मजबूरी है कि ये यूज करना है तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कैसे दिखाई देने में तुरंत हमें रिपोर्ट कर, तो तुरंत क्या करते हैं, इसका यूज बंद कर देंगे, सब्सिट्यूट ले आएंगे, बेसिलोडाइल ले आएंगे। लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब बेटा ये अवेयरनेस बीइंग अ फार्मासिस्ट आप लोगों को, जैसे डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया, अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वहां पे तो आपको यहाँ पे डोज को पेशेंट को बताना जरूरी है, मेडिसिन ऐसी ऐसी है। जो बेटा एक्चुअल काम रहता है फार्मासिस्ट का, जो लोग यूके और यूएस में फॉलो करते हैं, तो पेशेंट को पूरा समझाते हैं ये दवाई लेते समय आपको ये प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तुरंत आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करें, जो भी नियर बाय आपके डॉक्टर है या जो भी आप। सर आपने बोला कि अधिकतर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लेते हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम्स होगा तो भी एटिपिकल हाँ दोनों एक काम करते हैं। वो मतलब ऐसा है कि बेटा थोड़ा सा नए हैं वो, तो जो नेगेटिव को ट्रीट कर रहा है बेटा वो अधिकतर केस में पॉजिटिव को ट्रीट करते ही है, क्योंकि पॉजिटिव कैसे है, लेस डेंजरस। पर वो तो सेरोटोनिन वगैरह भी ब्लॉक करेंगे ना, तो वो और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करेगा। कंपैरेटिवली इनसे एडवर्स इफेक्ट कम होगा, क्योंकि उनमें कौन सा एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस कम रहते हैं बेटा, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, जो यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका तो मेन टारगेट क्या है, वीडियो रिसेप्टर, तो ये तो आएगा ही आएगा, वहां भी ये चांसेस बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हेलोपेरिडोन। हाइपोटेंसी, बेटा अधिकतर एंटीसाइकोटिक ड्रग ऐसे होते हैं जो वेट गेन कॉज करते हैं। मतलब अगर किसी का लंबे समय से एंटीसाइकोटिक ड्रग से इलाज चल रहा है, उसका वजन बढ़ने लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमारे जैसे देश में कि लोगों को लगता है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि हमारे अधिकतर वजन बढ़ना क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा दवाई लग रही है, लेकिन बेटा वो साइड इफेक्ट है। तो अधिकतर एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या कॉज करते हैं, वेट गेन। यहाँ पे बेटा हेलोपेरिडोल के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है बेटा, वेट गेन ये कॉज नहीं करते, डज नॉट कॉज वेट गेन, does not cause weight gain। ये क्या कॉज नहीं करता बेटा, वेट गेन कॉज नहीं करता, जो अधिकतर एंटीसाइकोटिक ड्रग करते हैं। यूजेस, पहला यूज है बेटा इसका हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज। इसमें बेटा ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम मानी जाती है, मतलब अगर किसी के घर में किसी को है तो उसके आगे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम मानी जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, ब्रेन के जो नर्व सेल हैं वो अपने आप ही डैमेज होने लगते हैं, जो नर्व सेल्स हैं वो अपने आप ही डैमेज होने लगते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, अचानक से आदमी का मूड बदलने लगता है,
आपसे बैठे बैठे बातें कर रहा है और बस बढ़िया चल रहा है, साले दुनिया कर क्या रहा है, मुझे बुलाता है अरे अभी तो अच्छी खासी बात कर रहा था, अचानक से मूड स्विंग होता है। तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। इस पता है अगर आपने देखा तो धीरे धीरे ब्रेन की जो सेंस क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, फिर धीरे धीरे कंडीशन क्या हो जाती है, बिगड़ती जाती है। तो शुरुआत में अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो बीमारी आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ठीक तो नहीं किया जा सकता लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, उसको डिले किया जा सकता है। तो थोड़ा ज्यादा समय बाद आप आदमी बीमार होगा। तो पहला क्या हो गया, हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है बेटा, ब्रेन नर्व सेल्स है वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनहेरिटरी डिजीज है। दूसरा है बेटा जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम। जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम, इसमें हेलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम, इसमें एक पर्टिकुलर साउंड के साथ में एबनॉर्मल मूवमेंट्स आदमी में देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर साउंड के साथ में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट आदमी में देखने को मिलते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट विद स्पेसिफिक साउंड, एबनॉर्मल मूवमेंट्स विद स्पेसिफिक साउंड। जैसे बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ लोग कई मूवीज में आपने विलेन को देखा होगा, कई विलेन अपने आप को खतरनाक दिखाने के लिए एबनॉर्मल मूवमेंट करते हैं। जिस सबसे कॉमन टाइप जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम का है शोल्डर मूवमेंट विद स्निफिंग। ये बात कई मूवीज में आपने देखा होगा, हीरो या विलेन को ऐसा करते हुए, ये शोल्डर मूवमेंट विद स्निफिंग साउंड। ये एक साइकोटिक प्रॉब्लम है जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, हेलोपेरिडोल। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, हेलोपेरिडोल। तो हंटिंगटन डिजीज हो गया, जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम हो गया, और नॉर्मल मूवमेंट है एक्यूट चलिए एक बार और बताइए, हां ये जाइस हो जाए जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम का बेटा एबनॉर्मल मूवमेंट्स विद स्पेसिफिक साउंड, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट विद स्पेसिफिक साउंड। एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट रहेगा, जैसे मैंने सबसे कॉमन क्या होता है बेटा, शोल्डर मूवमेंट विद स्निफिंग। आदमी स्निफिंग कर रहा है और शोल्डर मूवमेंट, स्निफिंग विद शोल्डर मूवमेंट, ये सबसे कॉमन टाइप आपने देखा होगा इसका जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस किसको करके दिया जाता है, हेलोपेरिडोल को। हंटिंगटन डिजीज हो गया, एक्यूट सिजोफ्रेनिया। थोड़े समय के लिए अगर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आए हैं और आप थोड़े समय को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका यूज हम आप कर सकते हैं। एक्यूट सिजोफ्रेनिया, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है बेटा कि आप सबसे अच्छी ड्रग हमारे पास क्या अवेलेबल है, जो भी हमारे पास सबसे अच्छी ड्रग अवेलेबल है उनमें से एक कौन सा है आपका, हेलोपेरिडोल। मतलब आप ट्रीटमेंट करोगे जाइस डे ला टाउरेट सिंड्रोम का तो बेस्ट ड्रग में से एक कौन सी है आपकी, हेलोपेरिडोल, वो हमारे पास अवेलेबल है। ओके सर एक्यूट कब बोलेंगे, हां एक्यूट बोला जाता है बेटा कि एक पर्टिकुलर थोड़े समय के लिए साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं और फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक्यूट मतलब कितना टाइम स्पैन, टाइम स्पान नहीं होता। जैसे मान लो ये रहता है कि एक आदमी 2 से 3 दिन एक पर्सनैलिटी में है, ये क्या हो गया, क्रॉनिक। या फ्रीक्वेंटली पर डे उस पर्सनैलिटी में आ रहा है, क्या हो गया, क्रॉनिक। एक्यूट मतलब आज हुआ 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन तक फिर कोई दिक्कत नहीं, दैट इज एक्यूट फेज। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूट ही काहे में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक। जैसे बोलते हैं कि आज पहली बार उसके अंदर एक पर्सनैलिटी देखी, आप लोगों ने देखी होगी भूल-भुलैया, देखिए दैट इज आल्सो स्प्लिट माइंड। तो शुरुआत में वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके आती है, लेकिन बाद में पर्सनैलिटी क्या आने लगी, फ्रीक्वेंटली आने लगी। शुरुआत का फेज क्या कहलाता है, एक्यूट फेज। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन बिगड़ती गई फ्रीक्वेंटली वो पर्सनैलिटी उसके अंदर आने लगी, जिस पर्सनैलिटी को वो सच मानती है। ठीक है, तो एक्यूट सिजोफ्रेनिया। अब हम क्रॉनिक में किसका यूज करेंगे, अगेन इसको प्रेफर करोगे, आर्टिफिशियल। हमेशा बेटा आप आजकल हमेशा प्रेफर किसको किया जाने लगा है, आर्टिफिशियल। तो लगभग 40 मिनट का और चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, साथ साथ एक और